गुड मॉर्निंग बच्चों, संस्कार क्लासेस की ओर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बाबू पढ़ूंगा क्लास 10th का फिजिक्स में पहला चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि प्रकाश क्या है, तरंगदैर्घ्य के दृष्टिकोण से प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है। बस यही दो टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा शुरू करते हैं। तब पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इसमें सवाल आता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्या सवाल आता है? वो प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट है क्या। तो आपको बता दो बाबू कि लाइट क्या है, एक अदृश्य ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम अपने चारों ओर की वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात लाइट इनविजुअल है, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं वह विजुअल हो जाते हैं, यानी दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो आपके मन में सवाल उठा, ये बात तो सत्य है सर, प्रकाश को हम नहीं देखते हैं लेकिन उसकी उपस्थिति में वस्तु को देखते हैं, लेकिन अदृश्य ऊर्जा कैसे है, ऊर्जा कैसे है। तो देखिए बाबू, आप जाड़े के मौसम में आपको ठंड लगते रहती है, क्यों? क्योंकि आपका शरीर का टेम्परेचर कम होता है। अब आप क्या करते हैं, आप छतों पर चले जाते हैं, आपके शरीर को टेम्परेचर आपके शरीर के टेम्परेचर को क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण आपका शरीर क्या होता है, गर्म हो जाती है। अर्थात जब तक ऊर्जा ना मिलेगा तब तक एनर्जी टेम्परेचर का बढ़ना कभी संभव नहीं है। अर्थात आपको प्रकाश, जो सूर्य से प्रकाश है उसमें ऊर्जा आई होगी और वह ऊर्जा आपके शरीर को मिला, जिसके कारण आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया। इससे स्पष्ट हो गया कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश के पास ऊर्जा होती है। चलिए ये समझ में आया तो ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैग्नीफाई ग्लास ले लीजिए, अब कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, ऐसे कीजिएगा, धूप में रखिएगा, सूर्य के धूप में। तो आप देखिए कुछ समय बाद इसमें ये स्वतः ये छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े के उसमें स्वतः आग पकड़ लेती है। ऐसा क्यों हुआ? आग क्यों पकड़ी हुई? जब इसका ज्वलन ताप प्राप्त हो गया होगा, यानी इग्निशन टेम्परेचर प्राप्त हो गया होगा, ये जलना शुरू किया होगा। इग्निशन टेम्परेचर कैसे प्राप्त हुआ, ज्वलन ताप क्यों प्राप्त हुआ होगा? ज्वलन ताप जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगा, जब तक किसी वस्तु को ज्वलन ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम तो कहीं ऊर्जा का इसको स्रोत दिए नहीं, खाली प्रकाश दे रहे थे, यानी प्रकाश के पास, इससे स्पष्ट निकल के प्रकाश के पास ऊर्जा होती है। ये दो उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया कि प्रकाश के पास ऊर्जा होती है। अर्थात एक सा डिफिनेशन आप दे सकते हैं स्वतंत्र पूर्वक होकर कि प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम अपने चारों ओर की वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा डिफिनेशन आपको क्या है, वो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे ही ये तरंग की बात मन में आता है सर, विद्युत चुंबकीय तरंग ये है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए इसके बारे में चर्चा। तो इसके से सबसे पहला वर्ड आ गया बाबू आपका तरंग। क्या है वो तरंग? तरंग है क्या, तरंग कहते हैं किसे हैं? तो बाबू बता दें आपको, तरंग वह माध्यम है जिसकी सहायता से ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तरंग वह माध्यम है जिसकी सहायता से ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। आप कहिएगा कैसे सर, एग्जांपल से समझाइए। जैसे मान लीजिए मैंने एक ईंट लिया, ईंट को मैंने फेंका, यानी मैंने उसको ऊर्जा दिया। वह ऊर्जा किसको दिया? जल के कण को। और जल के कण को दिया था, देखिए वहां पर ऐसे ऐसे जल ऐसे अलग इस तरह का, मान यहाँ जल दिए तो ऐसे बनता जाएगा, चलो बनता है ऐसे। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने जो ऊर्जा ईंट को दिया, ईंट जाके जल को दिया, जल अपने बगल वाले कण को दिया। इस तरह से ऊर्जा यहाँ वाला, हम जो ऊर्जा हाथ से गया, मेरा हाथ से, वो ऊर्जा यहाँ तक उसका यूज हुआ। अर्थात तरंग क्या करता है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है। यानी तरंग क्या है, तरंग एक माध्यम है जिसकी सहायता से ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। सर तरंग उत्पन्न कैसे होता है, जैसे ये तरंग उत्पन्न क्यों हुआ, तरंग कैसे उत्पन्न होता है? दूसरा प्रश्न होता है, तरंग किसी भी डिस्टर्बेंट के के कारण, यानी विक्षोभ के कारण क्या होती है, यानी डिस्टर्बेंट अंग्रेजी वर्ड हुआ और हिंदी वर्ड विक्षोभ। डिस्टर्बेंट के कारण क्या होता है, तरंग उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए आपको एक टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, किसी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला, उधर से पापा आपको कुछ बोल दिए, एक गिलास पानी दे दो बेटा, तो आप क्या कीजिएगा, उस समय जो आपका बिहेव होगा पहले के बिहेव से बहुत अलग होगा, और जो वो बिहेव है वही तरंग है आपका। सिंपल भाषा में समझे तो
ठीक है। तो आपने समझा कि तरंग क्या है। तरंग एक माध्यम है जिसकी सहायता से ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। दूसरा समझा कि तरंग तभी उत्पन्न होगा जब विक्षोभ उत्पन्न होगा, अर्थात डिस्टर्बेंट जब तक नहीं होगा जब तक तरंग उत्पन्न होने वाली नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे, इसको भी समझाइए। जैसे मैंने अभी बताया कि एक तालाब है, उसमें हमने एक जब तालाब है उसमें सारा जल के कण क्या है, शांत है। जब मैंने उसमें एक ईंट फेंका तो वह ईंट जाकर जल को क्या किया, डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब करने के कारण ऐसे ऐसे तरंग उत्पन्न हुए, यानी डिस्टर्बेंट के कारण तरंग उत्पन्न होती है। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तरंग दो तरह के होते हैं, एक यांत्रिक तरंग और दूसरा अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? यदि द्रव्यात्मक माध्यम में डिस्टर्बेंट हो तो उससे जो तरंग उत्पन्न होता है, द्रव्यात्मक माध्यम में जिसमें भार हो, जो जगह छेकती हो, ये सब द्रव्यात्मक माध्यम, द्रव से बना हुआ, पदार्थ से जो बना हुआ। द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ से जो तरंग उत्पन्न होता है, द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ से जो तरंग उत्पन्न होता है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए अयांत्रिक तरंग किसे बोलते हैं? अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। इसमें कैसे तरंग उत्पन्न होता है? देखिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, चाहे हम पढ़ाएंगे आपको क्लास में, कि पदार्थ जो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन है, ये क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं फोटॉन। तो फोटॉन क्या होता है, ध्यान दीजिए। फोटोन, हम बात कर रहे हो फोटोन का। किसके बात कर रहे हैं? फोटोन। फोटोन क्या होता है? अब फोटोन और प्रोटॉन अलग अलग। पहला बात, फोटोन पदार्थ के छोटे छोटे कण मिलने से एक ग्रुप का निर्माण होता है, उस ग्रुप का नाम है फोटोन। पदार्थ के बहुत छोटे छोटे कण मिलते हैं, तो एक ग्रुप में 10 कण होंगे, 20 कण हो सकते हैं, 50 कण हो सकते हैं, 1 लाख कण हो सकते हैं। तो एक छोटे छोटे कण में एक ग्रुप में छोटे छोटे कण होते हैं, उस ग्रुप का नाम है प्रोटॉन। क्या नाम है? प्रोटॉन। इसमें डिस्टर्बेंट के कारण जो तरंग उत्पन्न होती है, यानी प्रोटॉन में डिस्टर्बेंट के कारण जो तरंग उत्पन्न होती है, उस तरंग को अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। फिर समझिए, अब मैंने यांत्रिक तरंग क्या बताया? द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ से जो तरंग उत्पन्न होता है उस तरंग को यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। परंतु फोटोन के डिस्टर्बेंस के कारण, फोटोन ये वाला, फोटोन के डिस्टर्बेंस के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती है, फोटोन के विक्षोभ के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती है उस तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। देखिए ये तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को ले जाता है, लेकिन ऊर्जा को ले जाने के लिए माध्यम खोजता है। ये क्या कहता है कि हमको माध्यम दोगे तभी हम ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे। लेकिन यह कहता है कि नहीं, हमें ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात इसको गमन करने के लिए, इसको ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न होती है। इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? यानी ये निर्वात में भी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। ठीक है, ले जाती है, ले जा सकती, क्या ले जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक तरंग दो तरह के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए समझिए ध्यान से, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, ध्यान दीजिएगा। अनुप्रस्थ तरंग पहले समझते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, अगर देखिए डिस्टर्बेंट हुआ तो डिस्टर्बेंट में दो चीज हुआ। जब हम डिस्टर्ब किए तो द्रव्यात्मक कण जो है, जो माध्यम उसका कण जो है वह डिस्टर्ब हुआ और उसके डिस्टर्ब के कारण तरंग उत्पन्न हुई। मान लीजिए ये द्रव्यात्मक बहुत सारे कण, बहुत सारे ऐसा बड़े बड़े, ऐसे बहुत बड़ा है लेकिन इसको छोटा तो मान लो, बहुत सारे कण ऐसे ऐसे होंगे। यहाँ से एक ईंट फेंका गया, मान लीजिए एक ईंट फेंका गया, इसको लगा ये डिस्टर्ब हुआ और डिस्टर्ब होने से एक तरंग उत्पन्न हुआ। ये डिस्टर्ब हुआ तो इसके कारण ये तरंग उत्पन्न हुआ। अगर इन दोनों की दिशा, ये हुआ द्रव्यात्मक माध्यम, जिस माध्यम में आपको डिस्टर्ब किए, द्रव्यात्मक माध्यम के कण हुए और ये हुए इससे उत्पन्न तरंग। अब द्रव्यात्मक माध्यम के कण और उत्पन्न तरंग दोनों की दिशा एक ही दिशा में हो जाए, दोनों की दिशा क्या हो, एक ही दिशा में हो जाए,
तो इस तरह के तरंग को क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यानी कि जिस माध्यम को डिस्टर्ब किए उस माध्यम के कण एवं उससे उत्पन्न तरंग के दोनों की दिशा एक ही दिशा में हो जाए, दोनों की दिशा एक ही हो जाए, दोनों की दिशा क्या हो जाए, एक ही हो जाए, तो उसे इस तरह एक ही दिशा में हो जाती है, तो ऐसे तरंग को क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग के जानते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के नाम से जानते हैं। सर बात हमको उतना स्पष्ट से समझ में नहीं, उदाहरण दीजिएगा। चलिए उदाहरण देते, जैसे हम जो बोल रहे हैं बाबू, हम जो बोल रहे हैं ये क्या है, कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। हमारे जैसे कोड है, ये कोड, इससे डिस्टर्बेंस हुआ, इससे जो तरंग उत्पन्न हो रही है, जिधर मेरा कण जा रहा है उधर तरंग जा रहा है। अगर कण की दिशा इधर तो तरंग की दिशा भी इधर, इस तरह का तरंग है। ये तरंग मेरा जो हम बोल रहे हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग है। स्प्रिंग को ले लीजिए, स्प्रिंग सबसे बढ़िया समझिएगा एग्जांपल। मान लीजिए स्प्रिंग को लीजिए और ऐसे दबाइए, देखिए बताते हैं। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए यहाँ ले लीजिए, यहाँ ऐसे है ना, इसको ऐसे दबाइएगा, इसको ऐसे, तो ये कण देखिए यहाँ दबा दे, डिस्टर्ब किए तक देखिए, अब स्प्रिंग इधर भागेगा, यहाँ तक ले लाए आप, देखिए फिर यहाँ से इसको दबा कर यहाँ ले लाए। अब इसको जैसे यहाँ तक ले ऐसे छोड़िएगा, तो फिर कहाँ से आएगा, अपने वास्तविक मूल्य में आना चाहेगा, आएगा ना, यहाँ ऐसे ही। ये किधर भागा, इधर, ये पार्ट किधर भागेगा, इधर, और ये पार्ट किधर भागा, इधर। तो इधर द्रव्यात्मक माध्यम कण भी इधर गया, तरंग भी इधर, यानी कण भी इधर गया और तरंग भी इधर गया। तो इस तरह के तरंग को क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। इसको क्या नाम बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। इसको क्या बोलते हैं बाबू, अनुदैर्घ्य। देख क्यों, समझिए मेरे से। ये मेरा आपका रियल क्या था, स्प्रिंग था, उसको मैंने दबा कर यहाँ छोड़ दिया। अब देखिए दबा के जैसे छोड़ा तो कण इधर गया तो तरंग भी उधर जा रहा है, कण उधर तो तरंग भी उधर। तो कण और तरंग की दिशा एक ही है ना, कण की द्रव्यात्मक माध्यम के कण कौन होगा, ये हुआ, और इससे उत्पन्न तरंग भी इधर, दोनों इधर हो गया। तो इसको कौन सा तरंग बोलेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग। इधर भी देख लो, कण इस साइड का चर्चा करते, कण इधर जा रहा था, इसमें इधर इससे इस पार्ट का उत्पन्न तरंग किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एक ही दिशा में हो गया कि नहीं। कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। इससे क्या निष्कर्ष निकला, जिधर तरंग की दिशा उधर द्रव्यात्मक माध्यम के कण की दिशा एक ही दिशा में हो जाए, यानी सुनिए फिर से, सॉरी ध्यान दीजिए, द्रव्यात्मक माध्यम के कण और तरंग की दिशा एक ही हो जाए तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कैसे गमन करता है, इस तरह से गमन करता है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए संपीड़न विरल के रूप में गमन करता है। जैसे देखिए मान लीजिए कहीं पर स्प्रिंग बहुत ज्यादा, इस संपीड़न हो गया, ये विरल हो गया, इस संपीड़न हो गया, फिर ये विरल हो गया, ये संपीड़न हो गया और ये विरल हो गया। तो इसको सघन माध्यम, इसको सघन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विरल। यानी कि यह सघन और विरल, सघन और विरल के रूप में ये क्या करती है, गमन करती है। ये तरंगे कैसे गमन करती है, सघन और विरल के रूप में, सघन और विरल के रूप में गमन करती है। कोई दिक्कत है, कैसे गमन करती है, सघन में और विरल के रूप में गमन करती है। कोई दिक्कत है तक नहीं। लेकिन इसमें जो हुआ, इसमें ये क्या कहता है, ये अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, इसको अनुप्रस्थ तरंग क्या कहते हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंग, एक बात और रखिए, याद रखिए, अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करती है। ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में और गैस तीनों में उत्पन्न होती है। ठीक है। अब अनुप्रस्थ तरंग के बात आते हैं। अनुदैर्घ्य कहाँ उत्पन्न होता है, ठोस माध्यम में भी उत्पन्न होता है, द्रव माध्यम में उत्पन्न होता है और गैस माध्यम में। अब हम लोग देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, देखिए जब द्रव्यात्मक माध्यम के कण और उत्पन्न तरंग एक दूसरे के लंबवत हो जाए, यानी कि द्रव्यात्मक माध्यम के कण इधर जाए और उससे उत्पन्न तरंग, जो तरंग उत्पन्न हुआ इधर हो जाए, कितना डिग्री कोण बनाया, 90 डिग्री कोण बनाया, इससे इस तरंग को क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल इसको मिटा देते हैं बाबू। देखिए मान लीजिए जाए कि आप एक रस्सी को यहाँ बांध दी जाए, एक हाथ से यहाँ पकड़े हुए और रस्सी को ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ऊपर नीचे होगा, ऐसे ऐसे रस्सी को, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे कीजिएगा यहाँ से, तो ऐसे ऐसे ये तरंग उत्पन्न होगा, है ना। और इस तरह के तरंग को ही क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। क्यों, देखिए रस्सी आपका ये है, रस्सी की दिशा ये है और तरंग कहाँ जा रहा है, ऊपर। रस्सी की दिशा देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर, लेकिन तरंग क्या है, ऊपर हो रहा, ऊपर या नीचे,
ऊपर या क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर या नीचे, लंबवत 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, तो 90 डिग्री बना रहा है, तो इस तरह के तरंग को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, द्रव्यात्मक माध्यम के कण इधर है तो तरंग इधर है, तो एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का, इसलिए इस तरंग का क्या नाम पड़ेगा, अनुप्रस्थ तरंग। यानी वैसा तरंग जिसमें द्रव्यात्मक माध्यम के कण और द्रव्यात्मक माध्यम कण एवं उत्पन्न तरंग एक दूसरे को क्या हो, लंबवत हो, तो ऐसे तरंग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बाबू कि हाँ, लेकिन यह केवल और केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होते हैं। ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर, देखिए द्रव में, ठोस में हुआ, और द्रव के ऊपरी सतह पर, ये देखिए ये ठोस आपका रस्सी था, इसके ऊपरी सतह पर हुआ, और द्रव की ऊपरी सतह पर, जो द्रव में अभी हम ढेला मारे थे तालाब में, उसमें जो तरंग उत्पन्न हुई थी वह तरंगे कैसी थी, अनुप्रस्थ तरंगे थी। कैसे सर, बताइए सर एग्जांपल से बढ़िया से। देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, ये जल था और कण यहाँ पर कण डिस्टर्ब हुआ, तो वो केवल क्या हुआ होगा, कंपन किया, ऐसे ऐसे कंपन कैसे किया, मान लीजिए जल है, तो कंपन ऐसे किया, लेकिन तरंग कैसे जा रहा है, ऐसे, तरंग कैसे जाएगा, ऐसे। देखिए ध्यान सुनिए, कंपन हुआ ऐसे ऐसे, जल जहाँ गया, हमारे ईटा जहाँ फेंका है, मान लीजिए यहाँ पर फेंका है, तो यहाँ के जल के कण कैसे हुआ होगा, ऐसे ऐसे, लेकिन तरंग कैसे जा रहा है, ऐसे। तो देखिए ऐसे ऐसे और ये ऐसे, तो कितना डिग्री कोण, ऐसे गया तो ये ऐसे गया, तो ये ऐसे, तो कितना डिग्री कोण बना है, मतलब कि ऐसे आया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, कितना डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री कोण बना है। ठीक, ऐसा तरंग होगा अनुप्रस्थ तरंग। समझ में आया होगा, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा कि यदि द्रव्यात्मक माध्यम के कण और उत्पन्न तरंग एक दूसरे के लंबवत हो जाए तो ऐसे तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है नहीं बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग ध्यान देंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि इसे गमन करने के लिए, इसे ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बोल सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात सत्य है। बीच में देखिए जहां से सूर्य का प्रकाश चलता है, बीच में वैक्यूम है, फिर भी हमारे पास एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से अगर ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बोल सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब इसका दूसरा डिफिनेशन समझो। इतना समझाने के बाद हम आपको तरंग बताए, यांत्रिक तरंग क्या होता है, अयांत्रिक तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, ये सब बताया गया। आप समझिए कि दूसरा डिफिनेशन बता रहे हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कैसे गमन करता है, शिश और गत। देखिए इसको शिश बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं, शिश। प्रकाश इसी रूप में गमन करता है, शिश और गत। यानी कि सर ये विद्युत चुंबकीय तरंग का प्राकृतिक इस तरह से होता है, ये तो इसका था सर, ये मान लीजिए इस तरह के गमन करता है ये तरंग। ये आप बताएं ऐसे, ये वाला तरंग ऐसे गमन करता है, देखियो ऐसे। तो ये इस तरह कैसे गमन करता है, इसका प्राकृतिक इसी तरह से गमन करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें जो होता है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात प्रकाश इसी तरह से गमन करती है, शिश और गत के रूप में। तो हम बोल सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो शिश और गत के रूप में गमन करते हुए हमारे दृष्टि पटल पर पड़कर हमें देखने की संवेदना पैदा करती है। बात समझ आ गया? तब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ठीक है सर, ये तरंग ऐसे गमन करती है, ये तरंग ऐसे गमन करती है, ठीक है, इस तरह सनम विरल में इसी सौगात के रूप में गमन करती है। इसका फिगर ऐसे होगा, इसका फिगर ऐसे होगा। इसका अगर फिगर बनाना चाहेंगे तो फिगर बनाइए, ऐसे बनाइए। देखिए संपीड़न विरल, संपीड़न हो जाए, विरल दे दीजिए, संपीड़न विरल, वही ना हो गया, संपीड़न विरल। संपीड़न इसको बोलते हैं सघन माध्यम यानी संपीड़न, इसको बोलते हैं विरल। संपीड़न और विरल, संपीड़न और विरल, सघन विरल, सघन विरल बोलिए या संपीड़न और विरल, संपीड़न या विरल भी बोलते हैं। लिख दीजिए संपीड़न, संपीड़न, इसको विरल सही तो है, संपीड़न और विरल, इसको संपीड़न लिख दीजिए, संपीड़न, संपीड़न और विरल, संपीड़न और विरल के रूप में गमन करते, ठीक है। तो प्रकाश क्या सर इस तरह से शिश और गत के रूप में गमन करती है? हाँ, वो प्रकाश शिश और गत के रूप में गमन करती है। मैंने पहले दूसरा डिफिनेशन सुन लीजिए, प्रकाश
एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो शीश और गति के रूप में गमन करते हुए हमारे दृष्टि पटल पर पड़कर हमें देखने की संवेदना पैदा करती है। तब आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर प्रकाश शीश और गति के रूप में गमन करती है, तो हम बोलेंगे हाँ, ये तो हम पहला बार सुन रहे थे। इसके पहले तो मैं सुना हूँ प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जो आप बोल रहे हैं वह बात सत्य है कि हमने शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, वह सही है। ये दोनों बात सही है। समझिए कैसे दोनों बात सही, हम बताते हैं आपको। इसको समझने के लिए 3 टर्म को समझना पड़ेगा। 3 टर्म है। पहला टर्म है तरंगदैर्घ्य। क्या है? तरंगदैर्घ्य। क्या हो? तरंगदैर्घ्य, जिसको हम लोग लैम्डा सूचित करते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। दूसरा है आयाम। आयाम दूसरी बात समझिएगा तो समझिए, आयाम जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो ये तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? आइए, तरंगदैर्घ्य है क्या? ये तरंगदैर्घ्य हम बोलेंगे, अगर इसके दृष्टिकोण से देखें तो देखिए, एक शीर्ष और 2 शीर्ष, एक गर्त और 2 गर्त, तो 2 शीर्षों या 2 गर्त, 2 शीर्ष के बीच की दूरी को बोले या 2 गर्त के बीच की दूरी, 2 शीर्ष या 2 गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसके दृष्टिकोण से, इसके दृष्टिकोण से देखिए तो 2 संपीड़न, एक संपीड़न यहाँ, एक संपीड़न यहाँ, 2 संपीड़न या 2 विरल, 2 संपीड़न या 2 विरल के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या तरंगदैर्घ्य बोलिए या तरंगदैर्घ्य की लंबाई बोलिए। इसको लैम्डा सूचित किया जाता है। समझ आया? 2 शीर्ष या 2 गर्त, 2 संपीड़न या 2 विरल के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य की लंबाई कहते हैं या तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसको लैम्डा सूचित किया जाता है। इसकी लंबाई को अंगस्ट्रम में मापी जाती है। देखिए, तरंगदैर्घ्य की लंबाई को अंगस्ट्रम में मापी जाती है और 1 अंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर था। फिर देखिए, तरंगदैर्घ्य की लंबाई को अंगस्ट्रम में मापी जाती है और 1 अंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। समझ आएगा? दूसरा वर्ड है आयाम, एम्पलीट्यूड। क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझ जाओ। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। द्रव्यात्मक माध्यम के कण के महत्तम जो विस्थापन है, द्रव्यात्मक माध्यम के कण के जो महत्तम विस्थापन, इस विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। द्रव्यात्मक माध्यम के महत्तम जो विस्थापन है, इस विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। यही बात समझना है। अब समझिए थोड़ा सा। अब सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या शीर्ष और गति के रूप में। और सीधी रेखा में गमन, शीर्ष और गति के रूप में गमन करते तो हम सीधी रेखा क्यों कहते हैं? इसका आंसर है बाबू, ये इसका आंसर देने जा रहे हैं। देखिए, प्रकाश शीर्ष और गति के रूप में गमन करती है तो हम क्यों कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है? इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पर फिगर बनाने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, प्रकाश वाले की प्रकाश ऐसे गमन करते हुए मैंने बताया, शीर्ष और गति, शीर्ष और गति, शीर्ष और गति, शीर्ष और गति। लेकिन प्रकाश इतना क्यों सीधी रेखा में गमन करती है? क्यों कह देते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है? इसका रीजन यह है कि इसका तरंगदैर्घ्य और आयाम दोनों ही बहुत कम होता है। तरंगदैर्घ्य और आयाम बोलने के, देखिए यहाँ पर तरंगदैर्घ्य कितना है? इतना है, और आयाम देख रहे हैं इतना है। अगर और आगे बढ़ाते हैं इसको, इस फिगर को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य कम गया कि नहीं, और आयाम भी कम गया। इसको और बढ़ाइए, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य और कम गया, आयाम और कम गया। इसको और बढ़ाइए, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम, आयाम भी बहुत कम हो गया। अर्थात आयाम बहुत कम है, तरंगदैर्घ्य बहुत कम है, तो इसको कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा में गमन कर रही है। अर्थात कहेंगे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन इसलिए करती है, इसलिए कह देते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है क्योंकि उसका आयाम और तरंगदैर्घ्य, आयाम एवं तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। समझ आया? कहेंगे क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और आयाम बहुत ही कम होता है, इसलिए मान लिया जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और शीर्ष और गति के रूप में गमन करती है। लेकिन सीधी रेखा में इसलिए कह देते हैं कि देख रहे हैं आयाम और तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों करती है। और शीर्ष और गति के रूप में इस तरह का प्रकाश का नेचर है, इसका नेचर इस तरह गमन करने का है, तो हम सीधी रेखा क्यों कहते हैं?
क्योंकि आयाम और आवृत्ति बहुत कम होती है, इसलिए कह देते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है। चलिए खत्म हो गया बाबू। अब समझिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब समझिए, जो हमें सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य से हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है वो उसमें उसका तरंगदैर्घ्य की लंबाई, उसमें उसका तरंगदैर्घ्य की लंबाई, तरंगदैर्घ्य जो होता है 0 से लेकर अनंत तक होता है, 0 से लेकर अनंत तक। सूर्य के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 0 से लेकर अनंत तक होता है। एक बात और, ये बात समझिए। दूसरा पहले नोट और देखिए, यहाँ पर प्रकाश के सूक्ष्म कण को फोटोन कहते हैं। आपको पता ही चल गया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके आई उत्पन्न कब होता है, फोटोन के डिस्टर्बेंस से, यानी कि सबसे सूक्ष्म कण इसका कौन होगा, फोटोन होगा। क्या होगा वो, फोटोन। प्रकाश के सूक्ष्म कण को फोटोन कहते हैं। क्लियर हो गया। और सूर्य के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 0 से अनंत तक होता है, 0 से अनंत तक। और इसी दृष्टिकोण से, यानी तरंगदैर्घ्य के दृष्टिकोण से प्रकाश को मैंने कितने भागों बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। देखिए हाँ लिखे हैं, तरंगदैर्घ्य के दृष्टिकोण से प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया है। तरंगदैर्घ्य के दृष्टिकोण से प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया। पहला परावैंगनी प्रकाश। देखिए, जो हम प्रकाश जिसके बारे में हम जानते हैं, तरंग के बारे में, देखिए हम आपको एक बताएं कि प्रकाश है, ये भी आपको बचपन से मालूम होगा कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश क्या है बाबू, 7 रंगों का मिश्रण है। देखिए, यानी कि आप पढ़ेंगे, पढ़े है ना, यही 7 रंगों का मिश्रण है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बैगनी, जामुनी, ब्लू, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज हो गया, और ये क्या हो गया, रेड है ना, लाल, यानी नारंगी और लाल, यही है। अब इन्हीं लाइटों को हम देख पाते हैं, इन्हीं सब प्रकाश को हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी कि आप समझिए, प्रकाश इसका अगर इसको अंगस्ट्रम में मापें, और आप कहिएगा सर हम तरंगदैर्घ्य की लंबाई को मीटर में मापना चाहते हैं, सेंटीमीटर में मापना चाहते हैं, मिलीमीटर में मापना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक संबंध दिया हुआ है कि 1 अंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो आप बताइए। अब देखिए, आपको बैगनी का बोले तो लगभग 4000 अंगस्ट्रम होता है। कितना होता है, 400 अंगस्ट्रम, सॉरी 400 अंगस्ट्रम। इसका होता है 7500 अंगस्ट्रम। 4000 अंगस्ट्रम, सॉरी 4000 अंगस्ट्रम से लेकर 7500 अंगस्ट्रम तक होता है, ठीक है। बैगनी का होता है 4000 अंगस्ट्रम और लाल का होता है 7500 अंगस्ट्रम। थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक ना। बैगनी का क्या होता है 4000 अंगस्ट्रम और रेड का होता है 7500 अंगस्ट्रम, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इससे कम अंगस्ट्रम वाला जो प्रकाश होगा, इससे कम अंगस्ट्रम वाला, उसे कौन सा प्रकाश बोलेंगे, उसे बोलेंगे परावैंगनी प्रकाश। यानी कि वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 से नीचे हो, 4000 अंगस्ट्रम से क्या हो, नीचे हो, यानी कम हो, वैसा तरंगदैर्घ्य, वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम, ऐसे ही बोल सकते हैं। वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य बैगनी वर्ण से क्या, बैगनी रंग से क्या हो, नीचे हो, उसे परावैंगनी प्रकाश कहते हैं। फिर सुनिए, वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम हो, उसे परावैंगनी प्रकाश कहते हैं। और परावैंगनी प्रकाश में हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो हमारे त्वचा पर पड़ने पर चर्म रोग जैसे बीमारी उत्पन्न होते हैं, कैंसर जैसे बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इससे बचाव के लिए प्राकृतिक में ही एक मंडल है, वायुमंडल में क्या है, मंडल है, जिसे क्षोभ मंडल बोलते हैं। यह क्षोभ मंडल हानिकारक पदार्थों को छानकर पृथ्वी तक आने देता है, इस प्रकाश को आने देता है, जिससे हमें कोई नुकसान होता, हमारे शरीर, हमारे चर्म में कोई नुकसान होता नहीं है। परंतु दुर्भाग्यवश यह है कि हमारे क्षोभ मंडल में छिद्र हो गया है, वह छिद्र दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जिसके कारण मानव जीवन पर खतरे का निशानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोरोना के इस लॉकडाउन में बहुत वह स्वस्थ हो चुका है और छिद्र मेरे अंदाज से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया होगा। अगर इसी तरह से रहा तो वह छिद्र अपने आप भर जाएगा, किसी को करने की जरूरत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए वैसा प्रकाश जिसका अच्छा एक बात और, इसका उपयोग सर, इसका एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में क्या है, जैसे आप वाटर प्यूरिफाई कोई मशीन रखे हुए हैं, या बड़े बड़े आप वाटर पार्क में जाते हैं, जो वाटर का जो प्यूरिफाई होता है जल का, वो किसके माध्यम से होता है, इसी का बना रहता है, परावैंगनी।
जिसका इस प्रकार से वैसे प्रकाश किसका प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी प्रकाश क्या करता है, उसमें छोटे छोटे जितने भी कीटनाशक होते हैं जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको नष्ट कर देता है और वाटर को क्या कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। अब घरों में प्यूरिफाई वाटर लगाए होंगे या वाटर पार्क में जो वाटर प्यूरिफाई होता है इसी के माध्यम से होता है, पराबैंगनी प्रकाश के माध्यम से होता है। डिश प्रकाश वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य बैगनी से लेकर लाल के बीच में हो या बैगनी से लेकर लाल तक हो। वैसा तरंगदैर्घ्य वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य बैगनी और लाल के बीच में हो, बैगनी और लाल के बीच में हो उसे कौन सा तरंग कहते हैं, उसे डिश प्रकाश कहते हैं। और इस प्रकाश को हम देख सकते हैं। इस प्रकाश की उपस्थिति में ही हम चारों ओर की वस्तु क्या पाते हैं, देख पाते हैं। इस प्रकाश की उपस्थिति में ही हम चारों ओर की वस्तु को क्या कर पाते हैं बाबू, देख पाते हैं। ठीक है, अगला जिस अवरक्त प्रकाश जिसको क्या इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं, अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड लाइट, ये क्या होता है, वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग से अधिक हो, वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग से क्या हो, अधिक हो, उसे अवरक्त प्रकाश कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं बाबू दूर से किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। और आज इसका उपयोग बहुत ही जोरों तौर से हो रहा है। जैसे सभी को इसके बॉडी का जो टेम्परेचर हो रहा है, आप देख रहे होंगे कोरोना से संबंधित जो भी विदेश से आ रहे हैं, जो प्रदेश से आ रहे हैं, उनको दूर से ही बॉडी को टच करके नहीं टेम्परेचर मापा जाए, दूर से ही ऐसे करके बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जा रहा है। किस लाइट के कारण किया जा रहा है, इंफ्रारेड लाइट के कारण यह संभव है। यह लाइट क्या करती है, दूर से किसी वस्तु के किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजरमेंट करती है। इस तरह से आपने देखा कि प्रकाश किसे कहते हैं, तरंगदैर्घ्य के दृष्टिकोण से प्रकाश को कितने भागों बांटा गया है, प्रकाश सीधी रेखा में क्यों गमन करती है, शीर्ष और गति के रूप में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसा क्यों कहते हैं, ये सारी उत्तर आपको समझ। तरंग क्या होता है, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको इस चैप्टर में आज की क्लास में बताएगा। अगले क्लास में हम बाबू पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का गुण, क्या क्या इसका गुण है। ठीक है, थैंक यू।